अब बात कर लें इसके फायदे नुकसान की। अब बात कर लें इसके फायदे नुकसान की। डायग्राम क्लियर है? चलिए सबसे पहले इसके फायदों की बात करते हैं। ठीक, लेट्स डिस्कस व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। सबसे पहला एडवांटेज, आप मानते हैं आपको फंक्शन बनाना एक ही बार पड़ेगा, जबकि आप उसे कॉल बार बार कर सकते हैं। यानी आपको बार बार ऐड की कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। इस कारण से आपके प्रोग्राम की जो लेंथ है, आप एग्री करते हैं, वो कम हो जाएगी। प्रोग्राम कम लाइनों में बन जाएगा। यस और नो? याद होंगे फंक्शंस के बेनिफिट आप सबको, है ना? ठीक है। सेकेंड बेनिफिट, इमेजिन करिए आपका प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन गलत कैलकुलेट करके दिखा रहा है। आपका प्रोग्राम एडिशन सब्ट्रैक्शन सही दिखा रहा है, पर मल्टीप्लिकेशन का आंसर गलत आ रहा है। तो इसका मतलब आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन में एरर चेक करेंगे ना, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट को तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच का दूसरा फायदा, हम बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोग्राम में कहां पर एरर आ रही है। यस और नो? कर सकते हैं, राइट? तीसरा फायदा, आप फंक्शन बनाते कितनी बार हैं और कॉल कितनी बार करते हैं? बनाते कितनी बार हैं और कॉल कितनी बार कर सकते हैं? बनाते एक बार है, कॉल मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं ये आपको रीयूजेबिलिटी देता है? आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसे कॉल करें, हर बार बनाना नहीं पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसे सिर्फ एक बार। यस और नो? है ना? दीज आर एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट प्रोसीजर ओरिएंटेड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा और खतरनाक डिसएडवांटेज मैं लिखता हूं और आप समझाने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपको। डेटा फ्रीली मूव्स अराउंड फंक्शंस, सो डेटा सिक्योरिटी कैन बी लॉस्ट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जल्दी बताइए। डेटा फ्रीली मूव्स अराउंड फंक्शंस, सो डेटा सिक्योरिटी कैन बी लॉस्ट। ये कैसे हो रहा है? सोचिए, आराम से सोचिए और बताइए ये लाइन क्या सोचकर बोली गई है। नहीं आ रहा समझ? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। सोच पा रहे हैं तो जवाब दें, नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं बताऊं। जल्दी जल्दी चलना है, नहीं सोच पा रहे हैं कोई बात नहीं। चलिए सुनिए, ये बताइए, ये जो आपने 4 फंक्शन बनाए, ये सब कॉमन डेटा पे काम करेंगे? करेंगे ना? दिमाग लगाइए, इनपुट में जो इनपुट लेंगे आप ऐड में उसी को तो ऐड करेंगे। यस और नो? जल्दी बोलो, करेंगे ना? ठीक है, अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अगर इनपुट में जो इनपुट लेंगे ऐड में उसी को ऐड करेंगे, और आपने डेटा मान लीजिए मेन के अंदर लोकली डिक्लेयर करा, तो फिर आपको ये ए और बी इनपुट में पास करने पड़ेंगे, हाँ के ना? करना पड़ेगा इनपुट में पास। अब आपको याद होगा आर्गुमेंट पास करने के आपने 2 तरीके पढ़े थे, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस पढ़े थे। यहां क्या लगेगा? इनपुट में क्या लगेगा? जल्दी बोलो। जब आप ए और बी को इनपुट में पास करेंगे तो बाय वैल्यू पास करेंगे कि बाय रेफरेंस पास करेंगे? गलत, बाय रेफरेंस पास करेंगे। बिल्कुल गलत जवाब है जो लोग बाय वैल्यू कह रहे हैं, आपने फंक्शन ढंग से पढ़ा ही नहीं है। फिर बाय रेफरेंस पास करेंगे। क्यों करेंगे पास बाय रेफरेंस से पास? क्योंकि ए और बी में, दिमाग लगाइए, अभी फिलहाल गार्बेज है। जल्दी बोलिए, क्या ए और बी में अभी फिलहाल गार्बेज नहीं है? है? तो जब आप इसे इनपुट में पास करेंगे तो क्या इनपुट इसमें यूजर का इनपुट स्टोर करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अगर इनपुट इसमें यूजर का इनपुट स्टोर करेगा तो ये पास बाय रेफरेंस होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए, पास बाय रेफरेंस होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो आपको पास बाय रेफरेंस करना पड़ेगा। पास बाय रेफरेंस करना पड़ेगा तो पॉइंटर यूज होंगे? होंगे। अच्छा, अब बताइए, क्या ऐड में भी आप पास बाय रेफरेंस करेंगे? क्या ऐड भी ए और बी में चेंजेस करेगा?
सोच के जवाब दीजिएगा। क्या ऐड भी ए और बी की वैल्यू बदलेगा? नहीं, तो ऐड में पास बाई वैल्यू करना पड़ेगा। तो ये जो आप तरीका देख रहे हैं ना, इनपुट को भी ए बी भेज रहे हैं, ऐड को भी ए बी भेज रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डेटा मूव्स अराउंड फंक्शन। मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है डेटा, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, यहां से वहां पास करा, वहां से यहां पास करा, मेन ने इनपुट को ए और बी भेजे, फिर मेन ने ऐड को ए और बी भेजे, फिर मेन ने सब्ट्रैक्ट को ए और बी भेजे। तो आप बताइए, जब हर जगह आप ए और बी पास करेंगे तो उनकी कॉपी बनती जाएगी कि नहीं बनेगी? जब कॉपी बनेगी तो मेमोरी वेस्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या होता है? सेकंड सॉल्यूशन प्रोग्रामर्स ये सोचते हैं कि अच्छा चलो अपन ऐसा करते हैं, ए और बी को मेन में डिक्लेयर नहीं करते हैं, अपन ए और बी को कहां डिक्लेयर कर देंगे? अपन ए और बी को डिक्लेयर कर देते हैं मेन के ऊपर। मेन के ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है? जल्दी जवाब दें। मेन के ऊपर वाला एरिया कहलाता है ग्लोबल एरिया। शाबाश। और ग्लोबल एरिया में अगर कुछ है तो वो हर जगह से एक्सेस हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए, हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पास नहीं करना पड़ेगा, मानते हैं? है ना, मेमोरी बच गई, मानते हैं? यस और नो? आप सब एक्सेस कर लेंगे ना ए और बी को। अब देखिए इसमें नुकसान क्या है। इसमें नुकसान ये है कि कल को मान लीजिए यहां एक फंक्शन हम और बनाते हैं, बना सकते हैं इस प्रोग्राम में एक नया फंक्शन? जल्दी जवाब दे, बना सकते हैं? मान लीजिए उस नए फंक्शन का नाम है स्क्वायर रूट, ठीक है, और मान लीजिए इसे ए का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक, तो ये फंक्शन बी एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सोच के जवाब देना। इसे स्क्वायर रूट ए का निकालना है, ये बी एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर लेगा ना। क्या आप इस फंक्शन को लिखने वाले प्रोग्रामर को बी एक्सेस करने से मना कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। स्टेशन पे जो प्याऊ लगा हुआ है, हर कोई वहां से पानी पी सकता है कि नहीं? बताइए। जो स्टेशन का प्याऊ है वो एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, हर कोई जा सकता है ना वहां पे, तो राइट। कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, सबके लिए ओपन है। बिल्कुल ऐसे आपका ये डेटा हर फंक्शन के लिए ओपन हो जाएगा। अब हर फंक्शन इस डेटा को एक्सेस करेगा। सिर्फ एक्सेस करेगा कि मैनिपुलेट कर देगा? जल्दी बोलिए, सिर्फ एक्सेस करेगा कि वैल्यू चेंज भी कर सकता है? जल्दी जल्दी जवाब दें फटाफट। सिर्फ एक्सेस करेगा कि वैल्यू चेंज भी कर सकता है? बिल्कुल। खाली एक्सेस ही नहीं करेगा, वैल्यू चेंज भी कर सकता है। इसका मतलब जब हम स्क्वायर रूट फंक्शन बना रहे होंगे तब हम गलती से b इक्वल टू -1 लिख देंगे तो ये लाइन चलेगी कि नहीं चलेगी? बताइए। b इक्वल टू -1 चलेगा कि नहीं? और इसके कारण क्या होगा? एक्सीडेंटली b की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं? अनजाने में ही सही, बट b की वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। और ये नुकसान है प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच का। जिस डेटा से आपका कोई लेना देना नहीं है, गलती से आप उसको भी मैनिपुलेट करके आ जाएंगे, गलती से आप उसको भी चेंज करके आ जाएंगे। और जिस एरा में मैं और आप रह रहे हैं, आप मानते हैं उस एरा में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा सिक्योरिटी है। आज अगर दुनिया में टीवी में कभी भी कोई न्यूज आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहले सिक्योरिटी की बात होती है ना। ठीक है, आप रिकॉल करिए मार्क जकरबर्ग, सुना है नाम? नाम सुना है मार्क जकरबर्ग का? कौन है? कौन है? फेसबुक जिन्होंने डिजाइन करी, उन्होंने अमेरिका में पार्लियामेंट में खड़े होकर सॉरी बोला है। आपने सुना है उन्होंने अमेरिका के पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां के पॉलिटिशियंस के सामने और जजेस के सामने कोर्ट में सॉरी बोला है? क्यों बोला है सॉरी? इसलिए बोला है क्योंकि फेसबुक मेरा और आपका जो डेटा है, जो हम फेसबुक पे लाइक और कमेंट्स करते हैं, वो सारा का सारा डेटा फेसबुक वाले रिकॉर्ड करके उस डेटा को सेल आउट करते हैं बिजनेस के लिए, करते हैं। ठीक है, ये वो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने क्या लाइक करा फेसबुक पे, क्या कमेंट करा, वो आपका पर्सनल डेटा है ना।
वो आपका पर्सनल पार्ट है ना, पर्सनल प्राइवेसी है आपकी। आपकी उन चीजों को अगर सारी दुनिया एक्सेस करे, आपने क्या कमेंट करा, क्या लाइक करा, और उसको वो अपने बिजनेस के लिए यूज करें, तो ये तो गलत हुआ ना, राइट। इसी तरह से नोटिस करिए, जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो सबसे ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है। जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो सबसे ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है कि आप जो चैटिंग कर रहे हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन होगा। समझते हैं आप एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब? एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब है दुनिया का कोई भी इंसान, खुद व्हाट्सएप वाले भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकते, ना समझ सकते हैं। जो आपने भेजा है और जिसको भेजा है, बस दुनिया में यही दो लोग उस मैसेज को देख पाएंगे, उस मैसेज को पढ़ पाएंगे। आ रही है बात समझ? हो रहा है क्लियर? बिल्कुल, भलाई का जमाना नहीं है। तो समझने वाली बात हमें यह है कि आज की दुनिया में डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा इशू है। आप एग्री करते हैं? करते हैं। तो इसका मतलब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो हैकर्स के हाथ ना लगे, वो एक्सीडेंटली चेंज ना हो जाए, वो किसी ऐसे हाथों में ना चली जाए जो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करे। एग्री करते हैं? है ना, प्राइवेसी सारी खत्म हो जाएगी। आपके आधार कार्ड का डेटा सेंसिटिव है सेंसिटिव। आपके आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाए तो आपकी जगह कोई भी आपके जैसा बनकर दुनिया में कुछ भी गलत काम कर सकता है। आपके आधार कार्ड को दिखाकर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है ना। ये सारी चीजें रियलिटी हैं। तो आप समझिए, अब आप थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हैं प्रोग्रामिंग में, एक लैंग्वेज पढ़ ली है, दूसरी लैंग्वेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी जिंदगी में खूब सारी प्रोग्रामिंग आपको और करनी है। तो अब इस बात को रियलाइज करिए कि प्रोग्रामिंग सिर्फ प्रोग्राम बनाना नहीं होता। प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि बस प्रोग्राम बना दिया काम खत्म। प्रोग्रामिंग कहती है प्रोग्राम बनाओ और सिक्योर्ड वे में बनाओ। ऐसा बनाओ कि कस्टमर का ट्रस्ट आपके प्रोग्राम पे रहे, कस्टमर आपके प्रोग्राम पे यकीन करे। आज आप गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, आप उसमें अपनी बैंक डिटेल्स डालते हैं? डालते हैं। आपको इतना ट्रस्ट है कि गूगल उस बैंक डिटेल का मिसयूज नहीं करेगा, तभी डालते हैं ना। किसी ऐसी थर्ड पार्टी ऐप पे तो आप बैंक डिटेल्स नहीं डालते हैं ना। आपसे बैंक डिटेल तो कितने सारे लोग मांगते हैं, कितने सारे आपके पास फेक कॉल्स आते हैं आपकी बैंक डिटेल्स के, लेकिन आप सबको नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। सेम चीज यहां पर आती है। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमें प्रोग्रामिंग के बेसिक्स बहुत अच्छा सिखाती है। अगर हमने जिंदगी में कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो हमें प्रोसीजर ओरिएंटेड वे में काम करना सीखना चाहिए। बट अगर हम रियलिस्टिक एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो प्रोसीजर ओरिएंटेड अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा की सिक्योरिटी लॉस्ट हो जाती है। समझ आया? ठीक है। और एक बार फिर बताइए, प्रोसीजर वर्ड का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताइए। प्रोसीजर वर्ड का मतलब हुआ फंक्शन। इसका मतलब यहां फंक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हाँ या ना? दी जाती है ना, फंक्शन को ज्यादा अहम माना गया है, राइट। और ये खराब है, ये गलत बात है। दुनिया ये कहती है जितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट डेटा भी है। दोनों को बिल्कुल बराबर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं ना, बेटा बेटी एक समान, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितने भी समाज सुधारक है वो ये बताते हैं, और सही बात है, बिल्कुल मानना भी चाहिए। ऑल एवरी पर्सन शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल अपॉर्चुनिटी। सेम इज इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कहती है सी बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, लेकिन सी फंक्शंस को कुछ ज्यादा ही वेटेज देती है और डेटा को अंडर एस्टिमेट कर देती है। और फिर सी ये भूल जाती है कि वो डेटा कल को किसी के हाथ लग गया, उस डेटा का किसी ने मिसयूज कर दिया, तो फंक्शंस वगैरह सब बेकार हो जाएंगे, पूरा प्रोग्राम बेकार हो जाएगा, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी हो जाएगी स्पॉइल। आर यू गेटिंग दिस? राइट। तो सेकेंड पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू फंक्शंस। More importance is given to functions compared to data, which is a bad programming practice. बताइए, समझ आया आपको? जल्दी बोलिए, ड्रॉबैक समझ आए? ठीक है। और कम से कम आपको 3 दिन बहुत ध्यान से ये बैच अटेंड करना है, तभी आपको ये थ्योरी क्लियर होगी। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी
हम पहला प्रोग्राम भी लिखेंगे तो आपके दिमाग में डाउट्स बने रहेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से ये सारे डिस्कशन को सुनिएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस जो कोर्स आपने ज्वाइन करा है उसकी बात करते हैं। तो C++ आप सब जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल को सपोर्ट करती है। बहुत डाउट रहता है बिगनर्स के दिमाग में, मैंने देखा है सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, बड़े परेशान रहते हैं बिगनर्स। बहुत सिंपल है ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब समझना। आप और मैं जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में हमें जितनी भी चीजें नजर आती हैं, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग, जिन्हें आप अंग्रेजी में एंटिटी बोलते हैं, उन्हें हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऑब्जेक्ट्स बुलाते हैं। मेरी बात दोबारा गौर से सुनिएगा। जिस दुनिया में मैं और आप जी रहे हैं, द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, चाहे फर्नीचर हो चाहे कार हो, कुछ भी हो, ऊप से मानती है ये सारी की सारी चीजें रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स हैं। मानते हैं? आप एग्री करते हैं? राइट। तो मैं पहला स्टेटमेंट लिख सकता हूं, इन रियल वर्ल्ड every entity that we see or touch, जिसे हम देख सकते हैं या जिसे हम छू सकते हैं, is actually an object. Do you agree to this? बताइए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? हर वो चीज जो आपके आसपास है, जो आपके जीवन को आसान बनाती है, जो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करती है, चाहे वो आपका मोबाइल हो जिससे आप इस समय लेक्चर सुन रहे हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो जिसे आप यूज करते हैं, चाहे वो कुर्सी हो जिस पे बैठे हुए हैं आप इस समय, चाहे वो बेड हो जिस पे आप इस समय लेट कर लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, हर चीज अपने आप में रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट है। राइट? एग्जाम्पल्स आर व्हीकल्स जिन्हें आप यूज करते हैं, दे आर ऑब्जेक्ट्स। फर्नीचर जिस पे आप बैठे हुए हैं इस समय, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। बैठे हैं कहीं ना कहीं? यस और नो? मैं तो देख नहीं पा रहा हूं आपको, बट मैं इमेजिन कर रहा हूं कहीं तो आप बैठे होंगे, किसी फर्नीचर पे आप बैठे होंगे, बैठकर मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, बातें समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक? जिस घर में आप रहते हैं वो भी ऑब्जेक्ट है, जिस कॉलेज में आप पढ़ने जाते हैं वो भी ऑब्जेक्ट है, और तो और आप खुद ऑब्जेक्ट हैं। बताइए, आप अपने आप को ऑब्जेक्ट मानते हैं? यस, ये सब के सब रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये हुआ पहला वर्ड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो ऑब्जेक्ट मेन हीरो होता है, मेन एंटिटी होता है जो आपके प्रोग्रामिंग को हैंडल करेगा, जो आपके प्रोग्रामिंग को गवर्न करेगा। ठीक है, अब ये बताइए, दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनते हैं। व्हाट्सएप बना तो इसलिए बना कि लोग आपस में चैट कर पाए, यस और नो? व्हाट्सएप बना तो इसीलिए बनाना कि लोग आपस में चैट कर पाए। जूम बना तो इसलिए बना कि इस तरीके के ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट हो पाए। राइट? कोई भी सॉफ्टवेयर बिना किसी रीजन के तो नहीं बनता ना। एक गेम भी अगर कंपनी बनाती है तो उस गेम का भी कुछ रीजन होता है, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को फैसिलिटेट करना कि वो इजीली उन चीजों को यूज करके थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। तो हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। दैट मीन्स जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं हमें उसमें इन रियल वर्ल्ड चीजों को रिप्रेजेंट करना होगा। पबजी क्यों बना? सॉफ्टवेयर गलत नहीं होता प्रीति, सॉफ्टवेयर को यूज करके लोग गलत कर देते हैं। पबजी ने थोड़ी बोला कि आपस में खेलो और फिर किसी को मारो, किसी का गलत फायदा उठाओ। अपन लोग चीजों को गलत यूज करते हैं, है कि नहीं बताओ? हम इंसान हैं जो बिना सोचे समझे हर चीज का मिसयूज पहले करते हैं, है कि नहीं? सॉफ्टवेयर कभी सेम से बनता ही नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय करे दुनिया को। जो यूजर्स हैं वो बेवकूफ होते हैं, वो गलत मेंटालिटी के साथ उन चीजों को यूज करते हैं। लोग तो व्हाट्सएप का भी मिसयूज करते हैं, आप बताओ करते हैं कि नहीं? लोग तो ईमेल का भी मिसयूज कर लेते हैं, फोन का भी मिसयूज कर लेते हैं। मिसयूज तो हर चीज का कर लेते हैं, नेगेटिविटी तो हर जगह। तो पबजी वालों ने सोच के थोड़ी बनाया था पबजी की, उस पबजी का वो लोग होने देंगे? राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वी शुड बी एबल, हमारे पास ये पावर होनी चाहिए कि हम इन रियल वर्ल्ड एंटिटीज को अपने प्रोग्राम में
रिप्रेजेंट कर पाए। एग्री करते हैं? वी शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट दीज रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन आवर प्रोग्राम। हमारे कोड में इनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, राइट? डू यू एग्री टू दिस? और ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब हम यूज करें प्रोग्रामिंग का नया तरीका। एंड व्हाट इज दैट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल जिसमें मुख्य हीरो, मेन कैरेक्टर ऑब्जेक्ट होगा। एग्री करते हैं? हाँ ना बोलते चलिएगा ताकि मुझे समझ में आए, है ना? चलिए देखिए, अब मैं आपको दो प्रोग्रामर्स का विजन दिखाता हूं। एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर कैसे बनाता है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर कैसे बनाता है। आपको दोनों का विजन अंतर बता देगा। इमेजिन करिए आपके कॉलेज में आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने को कहा जाता है जो पूरे कॉलेज का मैनेज करे, जिसे आप आमतौर पे बोलते हैं कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। सुना होगा ये नाम? सुना है? कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है? आपके कॉलेज वालों ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया। इमेजिन करिए आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, बहुत जबरदस्त कोडिंग है आपकी, और भगवान करे ऐसा जरूर हो आपके साथ। तो मान लीजिए कॉलेज आपकी प्रोग्रामिंग का लोहा मानता है। कॉलेज ये मानता है कि आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो कॉलेज आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का, अपने मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन करने का। अब इमेजिन करिए आपने सिर्फ सी पढ़ी है, तो आपका जो सोचने का तरीका होगा वो प्रोसीजर ओरिएंटेड होगा ना? जल्दी बोलिए, आपको सिर्फ सी आती है, इमेजिन करिए, है ना? तो देखिए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनेगा। ठीक है, एक सी जानने वाला बंदा या बंदी इस प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, वो सोचेगा कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, अपने आप से वो पहला सवाल करेगा, क्योंकि उसे मालूम है उसे इस प्रोग्राम में क्या बनाने। जल्दी बोलिए फटाफट। फंक्शंस बनाने। कॉलेज में जितने काम होते हैं हर काम के ये बंदा फंक्शन बनाने के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो अपन अब मार्क करना स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में एडमिशन होता है, एडमिशन का एक प्रोसेस होता है, हाँ होता है, तो ये एडमिशन का एक फंक्शन बनाएगा। ठीक है, कॉलेज में फी सबमिट होती है, हाँ जी होती है, तो फी सबमिट का एक फंक्शन बनाएगा। कॉलेज में टीचिंग होती है, क्लासेस लगती हैं, हाँ लगती हैं, तो उसका एक ये फंक्शन बनाएगा। कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, हाँ होता है, उसका एक फंक्शन बनाएगा। कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, हाँ जी होती है, उसका एक फंक्शन बनाएगा। कॉलेज में कुछ व्हीकल वगैरह आते हैं, कुछ पार्किंग वार्किंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन चलता है, हाँ उसका फंक्शन बनाएगा। हर चीज का अगर आप नोटिस करें तो ये बंदा फंक्शन बनाएगा। अब बताइए जितने भी फंक्शंस हैं ये कुछ कॉमन डेटा पे काम करेंगे? जल्दी बोलिए, ये कुछ कॉमन डेटा पे काम करेंगे? हाँ। सोचिए जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा वही स्टूडेंट फी सबमिट करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और जो फी सबमिट करेगा वही टीचिंग में आएगा, आई मीन क्लास अटेंड करेगा, वही क्लास अटेंड करेगा, राइट? और उसी का फिर प्लेसमेंट होगा। तो सोचिए डेटा इन सबके बीच में कॉमन होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर हमारे सामने समस्या आएगी कि डेटा को हमें पास करना पड़ेगा, जैसे यहां ए और बी के साथ हुआ था। जल्दी बोले, होगा। ठीक है, और अगर हम पास करेंगे तो कॉपी बनेगी, पास ना करके ग्लोबल कर देंगे तो आप मानते हैं डेटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब क्या बनाया आपने? ये सब आपने अपने सोचने के तरीके को प्रोग्रामिंग में उतारा और बना दिए फंक्शन। अपन बहुत खुश के प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, लेकिन अपन भूल रहे हैं कि किसी भी हैकर के हाथ ये प्रोग्राम लग गया तो वो स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, पूरी फी डिटेल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, सिक्योरिटी बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। हाँ या ना? हो जाएगी, यस और नो? राइट। यहां एंट्री होती है एक नए प्रोग्रामिंग स्टाइल की, एक नए प्रोग्रामिंग मॉडल की। कौन है वो नया स्टाइल, कौन है वो नया मॉडल? वो नया स्टाइल, नया मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप ध्यान से इस 10 मिनट के लेक्चर को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर रहे हैं अपन। अब मान लीजिए आपने सी डबल प्लस, जावा, पाइथन, इनमें से कोई भी लैंग्वेज कंप्लीट पढ़ ली और फिर आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। तो देखिए अब आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले ये देखेंगे
कि जब कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है, ध्यान दीजिए, जब कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है तो इसको कौन कौन सी एंटिटीज यूज करेंगी, ये किन किन एंटिटीज के लिए बन रहा है। तो अब आप बताइए, क्या कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं? जल्दी बोलिए, क्या कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं? होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टूडेंट को फंक्शन नहीं मानेगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट मानेगी। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हुआ ना, हुआ ना ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। अब बताइए, कॉलेज में फैकल्टीज होती हैं? हाँ होती हैं, राइट। फैकल्टी और स्टूडेंट सेम है ना? बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों के बिहेवियर्स अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, है कि नहीं है? दोनों कॉलेज में है, लेकिन दोनों का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप वहां पढ़ने जाते हैं, फैकल्टीज पढ़ाने जाती हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, यस और नो? है, सबका अलग अलग डेटा है, सबके अलग अलग प्रोसेस हैं। ऐसे ही कॉलेज के अंदर अगर आप नोटिस करें तो लाइब्रेरी भी होती है, होती है। लाइब्रेरी की अपनी फंक्शनैलिटी है, हाँ लाइब्रेरी की अपनी फंक्शनैलिटी है, अपने काम है लाइब्रेरी के, करेक्ट। इसी तरह से सोचिए, कॉलेज के अंदर जो प्लेसमेंट सेल होता है उसकी अपनी एक्टिविटीज हैं, बिल्कुल उसकी अपनी एक्टिविटीज। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको दिखेगा ये जितने भी मैंने आपको रेक्टेंगल्स, बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर बनाकर दिए हैं, ये सारे के सारे उस पर्टिकुलर कॉलेज स्पेस में रहने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। दे ऑल आर नॉट फंक्शंस, दे ऑल आर बीइंग रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट। अब आपको इस वर्ड को समझने में दिक्कत नहीं जा रही होगी कि क्यों इस प्रोग्रामिंग अप्रोच को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलपर हमेशा सॉफ्टवेयर बनाते वक्त उसमें ऑब्जेक्ट्स ढूंढता है, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, पहले वो उनको फिगर आउट करता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं?